हेलो गर्ल्स, कल हमने क्लासिकल थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम डिटर्मिनेशन की शुरू की थी। तो उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमने नेशनल इनकम डिटर्मिनेशन की कुछ पॉइंट्स हमने किए थे, तो उसी की कंटिन्यूएशन में अब हम आगे आज जो है सिस्टमेटिक ढंग से क्लासिकल थ्योरी को कंटिन्यू करते हैं। एक बार 2 मिनट में फटाफट से रिकैप ले लेते हैं जो हमने क्लासिकल थ्योरी का किया था। क्लासिकल थ्योरी रिकार्डो के बाद जो कंट्रीब्यूटर हैं जीएस मिल है, मार्शल पीगू हैं, ये अर्थशास्त्री हैं। इन सब का ये मानना था कि नेशनल इनकम वहाँ डिटरमाइन होती है जहाँ पर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होती है, यानी कि कितना लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट होगा और कितनी आउटपुट होगी वो कहाँ डिटरमाइन होगा, जहाँ एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होती है। और इसी के आगे मैंने आपको बताया था कि एग्रीगेट डिमांड C+I होती है और एग्रीगेट सप्लाई C+S होती है, अर्थात जहाँ पर इन्वेस्टमेंट सेविंग के बराबर होती है वहीं पर नेशनल इनकम डिटरमाइन होती है। और ये दोनों कहाँ पर बराबर होती हैं एक दूसरे के, जहाँ पर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल जो है होता है। हमेशा एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होगी कहाँ पर, जहाँ पर फुल एम्प्लॉयमेंट होगा, यानी कि अर्थव्यवस्था के अंदर बेरोज़गारी नहीं पाई जाती। सामान्यतः अर्थव्यवस्था के अंदर रोज़गार संतुलन कहाँ पर होता है, जहाँ पर अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोज़गार की स्थिति पाई जाती है। उसके बाद मैंने कल आपको अजम्पशंस करवाई थी। फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पाया जाता है, कोई इन्फ्लेशन नहीं होता, क्लोज्ड इकोनॉमी होती है, लेस फेरी यानी कि नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन होती है, कोई सरकार का हस्तक्षेप की नीति होती है। उसके बाद लेबर मार्केट में और प्रोडक्ट मार्केट में दोनों के अंदर पूर्ण रोज़गार की स्थिति पाई जाती है। लेबर की सभी इकाइयाँ जो हैं वो होमोजेनस होती हैं, समरूप होती हैं। उसके बाद है टोटल आउटपुट ऑफ इकोनॉमीज डिवाइडेड बिटवीन कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट। जैसा कि मैंने आपको ये बताया है कि एडी जो होती है वो C+I होती है, यानी कि जितना भी खर्च किया जाता है या तो वो C पर किया जाता है या फिर I पर किया जाता है। उसके बाद है क्वांटिटी ऑफ मनी इज़ गिवन होती है। अर्थव्यवस्था के किसी भी बिंदु पर मनी सप्लाई जो है वो कांस्टेंट होती है। उसके बाद है वेज एंड प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी पाई जाती है, यानी कि वेज में प्राइसेस में बदलाव आने पर वेजेस में भी बदलाव आता है, और प्राइसेस घटने पर वेजेस भी घट जाती हैं और प्राइस के बढ़ने पर वेजेस भी बढ़ जाती हैं। उसके बाद है मनी वेज और रियल वेज दोनों एक दूसरे से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हुई होती हैं। ये अभी हम इसको डिटेल में करेंगे। उसके बाद है कैपिटल स्टॉक और टेक्निकल नॉलेज जो है वो गिवन होती है। तो ये कल हमने किया था, 9 अजम्पशंस की थी। इन अजम्पशंस को हम आगे जैसे जैसे इसको थ्योरी को एक्सप्लेन करेंगे उसके साथ साथ हम इन पॉइंट्स को करते चलेंगे। तो जो क्लासिकल थ्योरी है, क्लासिकल थ्योरी बेसिकली 3 पॉइंट्स पर डिपेंड करती है। एक तो इक्विलिब्रियम इन रियल मार्केट, या फिर हम बात कर सकते हैं कि जो हमारी वस्तु बाज़ार होती है, जहाँ पर बाज़ार को बेचा जाता है वस्तु और सेवाओं को, उसका व्यवहार कैसा होता है, वो किस प्रकार से काम करती है। दूसरा जो व्यवहार है वो हमारा रियल इनकम डिटर्मिनेशन मनी मार्केट का बिहेवियर है, मुद्रा बाज़ार किस प्रकार से काम करता है। दूसरा इसका पॉइंट एक्सप्लेन होता है मनी मार्केट किस प्रकार से काम करता है। इक्विलिब्रियम इन रियल मार्केट हम एक्सप्लेन करते हैं से के नियम के द्वारा। JB सेज एक अर्थशास्त्री थे, उन्होंने थ्योरी दी थी सेज लॉ। ठीक है, सेज लॉ बताते हैं कि हमारी रियल मार्केट असल में कैसे काम करती है, JB सेज, और इनके नाम पे ही से लॉ जो बना था, जो हमें बताता है कि रियल मार्केट किस प्रकार से काम करता है। दूसरा है मनी मार्केट इक्विलिब्रियम। ये मार्केट हमें बताता है, इस मार्केट का इक्विलिब्रियम क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी के द्वारा एक्सप्लेन किया जाता है। जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे उनके हिसाब से मनी मार्केट जो है वो कैसे काम करती है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए जो इरविंग फिशर है उनकी थ्योरी है क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, वो एक्सप्लेन करती है कि मनी मार्केट इकोनॉमी के अंदर कैसे काम करती है। और तीसरा जो पॉइंट है, जो एस्पेक्ट है इकोनॉमी का है, वो है वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी। वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी क्या बताती है कि
मनी मार्केट किस प्रकार से रियल मार्केट के और लेबर मार्केट के इक्विलिब्रियम को अफेक्ट करती है। इक्विलिब्रियम रियल मार्केट एंड लेबर मार्केट, सॉरी यहाँ पर लेबर मार्केट रह गया, ठीक है। तो जेबी सेज रियल मार्केट को बताता है और जो वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी है वो असल में लेबर मार्केट के इक्विलिब्रियम को बताती है। और इस रियल मार्केट और लेबर मार्केट के अंदर आपकी मनी मार्केट कैसे अफेक्ट करती है, कैसे इन दोनों मार्केट्स को जोड़ती है, वो सारा इस थ्योरी के दौरान आता है। तो वन बाय वन पहले हम इन तीनों पॉइंट्स को पढ़ेंगे, उसके बाद इनको इंटीग्रेट करेंगे। तो सबसे पहले जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हैं, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि सेज लॉ, ठीक है। थ्योरी को समझने के लिए पहले हमें सेज लॉ समझना पड़ेगा। सेज लॉ क्या कहता है? सेज लॉ कहता है कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, यानी कि जो हमने कहा कि क्लासिकल इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर है। असल में ये क्या कहते हैं कि इन दोनों के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, वो एग्रीगेट सप्लाई है। वो कहता है कि इक्विलिब्रियम कहाँ पर निर्धारित होगा, जहाँ एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होगी। और इन दोनों में इम्पोर्टेंट क्या है, एग्रीगेट सप्लाई है। वो कहते हैं कि इकोनॉमी के अंदर सप्लाई के स्तर को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। सेज लॉ क्या कहता है? सेज लॉ की एक सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट जो स्टेटमेंट है, जो बहुत फेमस स्टेटमेंट है, वो कहता है कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। वो कहता है कि इकोनॉमी के अंदर नेशनल इनकम जो है उसको निर्धारित करने वाला महत्वपूर्ण तत्व है एग्रीगेट सप्लाई। जो आपके प्रोड्यूसर्स होते हैं उनका मुख्य उद्देश्य है सप्लाई को निर्धारित करना। वो कहते हैं कि डिमांड की अर्थव्यवस्था में कोई समस्या नहीं होती। इस बात को वो एक्सप्लेन कैसे करते हैं? वो कहते हैं कि बाज़ार में कोई भी चीज़, मेनली इन्होंने जो थ्योरी दी थी वो कहा था कि बार्टर सिस्टम में कहा था। उन्होंने कहा था कि इकोनॉमी के अंदर बार्टर सिस्टम होता है। बार्टर सिस्टम का मतलब क्या होता है कि वस्तुओं के बदले में वस्तु दी और ली जाती है। कि अगर मैं किसान हूँ तो मैं अनाज देकर क्या करूँगी, कपड़ा लेने की कोशिश करूँगी। तो उनका ये कहना था कि मैं अनाज के बदले में कपड़ा लूँगी, तो मैं अनाज की सप्लाई तब करूँगी जब मुझे कपड़े की ज़रूरत होगी। तो वो कहता है कि जो कपड़े की ज़रूरत है, कपड़े की जो डिमांड है, उसको मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। सप्लाई जब आती है बाज़ार के अंदर, अनाज की जो सप्लाई आई है बाज़ार में, वो अपने साथ साथ कपड़े की डिमांड लेकर आई है। तो कहते हैं कि सप्लाई मेन समस्या क्या है, उस सप्लाई को मेंटेन करना, उस अनाज की सप्लाई को मेंटेन करना है। कपड़े की डिमांड की कोई दिक्कत नहीं है, कपड़ा तो बाज़ार में अपने आप, कपड़े की डिमांड तो अपने आप आ जाएगी। इनका कहने का मतलब था कि डिमांड की समस्या नहीं है अर्थव्यवस्था के अंदर, जिसको बाद में केन्स ने बहुत सिरे से खारिज किया है। क्लासिकल्स कहते थे इकोनॉमी के अंदर सप्लाई को मेंटेन करना, सप्लाई को फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर मेंटेन करना सबसे बड़ी समस्या है। क्लासिकल्स का ये मानना था कि इकोनॉमी के अंदर लॉन्ग रन के अंदर तो जो सप्लाई होती है वो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर होती है, लेकिन शॉर्ट रन के अंदर इसमें फ्लक्चुएशन आ जाती है, ये ऊपर नीचे हो सकती है। तो इनके अनुसार जेबी सेज क्या कहते हैं, देखिए जेबी सेज कहते हैं यहाँ पर बुक में देखिए कि बार्टर इकोनॉमी के अंदर इनके अनुसार क्या है कि वर्क बीइंग अनप्लीजेंट नो पर्सन विल वर्क टू मेक यहाँ पर आ जाइए। The supply creates its own demand and there cannot be no general overproduction and hence general unemployment। इनका ये मानना है कि बाज़ार के अंदर जो सप्लाई आएगी वो डिमांड के साथ लेकर आएगी। तो डिमांड कभी भी जो है वो सप्लाई से ज़्यादा नहीं होगी। तो डिमांड जब सप्लाई से ज़्यादा नहीं होगी, यानी कि सप्लाई और डिमांड हमेशा दोनों एक दूसरे के बराबर बनी रहेंगी। तो वो कहता है कि जो सप्लाई होती है वो कभी भी डिमांड से ज़्यादा नहीं होती। सप्लाई जब डिमांड से ज़्यादा नहीं होती तो इसका मतलब ये है कि बिकने के लिए 5 वस्तु तभी आएंगे जब 5 वस्तुओं की बाज़ार में डिमांड होगी। वो कहता है कि अगर थोड़े बहुत समय के लिए किसी मूवमेंट पे कुछ समय के लिए शॉर्ट रन के अंदर अगर सप्लाई जो है वो डिमांड से ज़्यादा भी हो जाए तो फोर्सेस ऐसे होते हैं इकोनॉमी के अंदर, वो वापस उसको संतुलन पर ले जाते हैं। ये एक टेम्परेरी फिनोमेना होता है। ये कहता है कि टेम्परेरी फिनोमेना होता है जब ओवर प्रोडक्शन हो जाए। ओवर प्रोडक्शन का
का मतलब है सप्लाई डिमांड से ज़्यादा हो जाए। वो कहता है कि एक्सेस प्रोडक्शन जो है वो अपने आप करेक्ट कर दी जाती है, किसके द्वारा? जब किसी वस्तु की सप्लाई ज़्यादा बढ़ जाती है तो उसकी कीमतें गिर जाती हैं। कीमतें गिरते ही क्या हो जाएगी? वेज रेट कम हो जाएगी, मजदूरी दर कम हो जाएगी, और बाज़ार के अंदर उस वस्तु का उत्पादन जैसे ही बाज़ार के अंदर अति उत्पादन हो जाएगा उसकी कीमतें गिर जाएंगी, और कीमतें गिरते ही उसके उत्पादन को कम कर दिया जाएगा। तो कहते हैं कि जनरल जो ओवर प्रोडक्शन होती है वो मार्केट के अंदर जो फोर्सेस होते हैं, वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी, इसको हम अगले पॉइंट में करेंगे, वो इस तरीके से काम करते हैं। कीमतों में परिवर्तन होता है, वेजेस, उसके साथ साथ मजदूरी में परिवर्तन होता है, अर्थात लागतों में परिवर्तन होता है, और उसका नतीजा ये होता है कि उत्पादन अपने ऑटोमेटिकली ये जो फोर्सेस होते हैं ये उत्पादन को कम कर देंगे, और अर्थव्यवस्था फटाफट से कहाँ पहुँच जाएगी? जहाँ पर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होगी। तो ये कहता है कि यहाँ पर ओवर प्रोडक्शन नहीं होती। वो कहता है कि अगर मुद्रा भी आ जाए बाजार में, बार्टर इकोनॉमी में तो ठीक है, वो कहता है कि मुद्रा बाजार के अंदर भी सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड का इसी तरीके से काम चलता है। मुद्रा के आने से भी अर्थव्यवस्था के अंदर उत्पादन में इस नियम के अंदर कोई परिवर्तन नहीं आता, क्योंकि डिमांड जो होती है, द मेन सोर्स ऑफ डिमांड इज़ द फ्लो ऑफ फैक्ट्री इनकम। डिमांड कहाँ से की जाएगी? जितना हाउस होल्ड सेक्टर की पॉकेट में पैसा जाएगा, पैसा कहाँ से जाएगा? फैक्ट्री इनकम से। फैक्ट्री इनकम कहाँ से आती है? उत्पादन से आती है। तो यहीं से ये सारा सिस्टम जुड़ा हुआ है। जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम मैंने आपको बताया था कि जब उत्पादक जो है बहुत सारे उत्पादन के साधनों को हायर करता है उत्पादन करने के लिए, तो वो क्या करता है? जब वो उत्पादन के साधनों को हायर करता है तो वो उनको इनकम देता है, आय देता है उत्पादन के साधनों को, और वो उत्पादन के साधन के जो ओनर होते हैं, मालिक होते हैं, वो उनसे जाकर, अर्थात हाउस होल्ड सेक्टर जो होता है, बाजार में जाकर उन वस्तुओं के लिए मांग का निर्माण करता है। तो मुख्य समस्या क्या है? मुख्य समस्या ये है कि किसी भी तरीके से वो फैक्ट्री इनकम जनरेट होती रहे, यानी कि सप्लाई को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। सप्लाई जो है सप्लाई होती है उसको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि सप्लाई से ही फैक्ट्री इनकम जनरेट होती है, और वो फैक्ट्री इनकम आगे जाकर क्या करती है? वो बाज़ार के अंदर मांग का निर्माण करती है, और वो क्या होती है? वही मांग क्या करती है? आगे बाज़ार के अंदर राष्ट्रीय आय के स्तर को, पूर्ण रोज़गार के स्तर पर मेंटेन करती है। कहता है कि अगर गवर्नमेंट इंटरफेरेंस को बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए, जो सेकेंड अजम्पशन थी लेज फेरे वाली, जो हमारी मान्यता थी, वो मान्यता क्या कहती है लेज फेरे वाली, कि यहाँ पर अगर गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस है और उसको ख़त्म कर दिया जाए और फोर्सेस ऑफ कंपटीशन को आराम से काम करने दिया जाए, तो इसका नतीजा क्या होता है कि अर्थव्यवस्था जो है पूर्ण रोज़गार के स्तर पर काम करती है। ये बात इन्होंने इस इक्वेशन से समझाई भी हुई है। ये जो इक्वेशन है n = QY डिवाइडेड बाय W, ये क्या कहती है? n है लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जो पिगू ने समझाई है। Q क्या है? Q आपकी इनकम जो मजदूरी के रूप में दी जाती है। वाई क्या है? वाई टोटल आउटपुट लेवल है, नेशनल इनकम है। नेशनल इनकम का वो हिस्सा जो मजदूरी के रूप में दिया जाता है वो क्यू है, और ये टोटल नेशनल इनकम है जो लैंड, लेबर, वेजेस, प्रॉफिट, रेंट, इंटरेस्ट के रूप में अर्न किया जाता है। और नीचे जो डब्ल्यू है, डब्ल्यू क्या है? ये आपका वेज रेट कहलाता है, मनी वेजेस हैं जो लेबर को मिलती हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ये तो टोटल आपका वेज फंड हो गया, W/Y, यानी कि टोटल, मान लीजिए इसको सिंबॉलिकली मैं आपको समझाती हूँ। टोटल इनकम आपकी अर्थव्यवस्था के अंदर जो नेशनल इनकम मान लीजिए 100 रुपये है, और 100 रुपये में से 10% जो 1000 रुपये मान लीजिए इसको Y को, और Y 10, इसको हम ऐसे कर सकते हैं, ये लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट है। लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट Q डिवाइडेड बाय इनटू YW, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि टोटल इनकम Y जो है
इकोनॉमी के अंदर नेशनल इनकम 1000 रुपये है। इस 1000 रुपये का 10% हिस्सा जो है वो किसके रूप में 20% कर लीजिए, 20% हिस्सा जो है किस रूप में दिया जाता है, वेजेस के रूप में दिया जाता है। और एक मज़दूर को जो वेज दी जाती है वो कितनी दी जाती है, वो 50 रुपये दी जाती है। तो टोटल कितने लोगों को रोज़गार मिलेगा, 1000 रुपये टोटल है, उसका 20% कितना आ गया, 20% इसका आ गया 200 रुपये। और 200 रुपये और एक मज़दूर को यहाँ पर 50 रुपये की बजाय आप इसको कर लीजिए 10 रुपये। एक मज़दूर को कितने पैसे दिए जाते हैं, 10 रुपये दिए जाते हैं। तो 200 रुपये में कितने मज़दूर हायर कर लिए जाएंगे, 20 मज़दूर। तो लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट कितना होगा, 20 मज़दूर। ये मज़दूरी दर जब घटकर 5 रुपये हो जाती है तो 5 रुपये हो जाएगी, तो 200 डिवाइडेड बाय 5 कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 40। यानी कि जैसे ही आपने मजदूरी दर को आधा किया आपका लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट डबल होगा। तो इस इक्वेशन के माध्यम से क्या पता लगता है, इस इक्वेशन से पता लगता है कि जो लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट है ये मजदूरी दर के विपरीत रूप से संबंध है। जब भी आपकी मजदूरी दर बढ़ जाती है लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट घट जाता है, और जब मजदूरी दर घट जाएगी तो लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ जाता है। तो ये कहते हैं, इसी बात को इन्होंने इस डायग्राम के द्वारा दिखाया गया है। इस के हिसाब से वो क्या कहते हैं कि जो लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट जिसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेजेस। ये क्या होता है, वेजेस के विपरीत रूप से संबंध होता है। तो वो कहता है कि कितने ज़्यादा लेबर काम करेंगे वो उनकी मजदूरी, उनके द्वारा प्राप्त की गई मजदूरी दर पर डिपेंड करता है। देखो ये इंपॉर्टेंट, द की ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट किस पर निर्भर करता है, मजदूरी दर पर निर्भर करता है। तो वो कहता है कि ये जो मजदूरी दर होती है, असल में ये जो मजदूरी दर है जो मैंने अभी आपको बताया 10 रुपये और 5 रुपये, ये मजदूरी दर जैसे ही घटती बढ़ती है ये एम्प्लॉयमेंट लेवल को अफेक्ट करती है। और ये कब घटती बढ़ती है, जब प्राइस लेवल के अंदर चेंज होता है। कैसे, पहले इस डायग्राम को देखिए। ये लेबर मार्केट के अंदर डिमांड है लेबर्स की, ये लेबर की सप्लाई है। दोनों कहाँ पर, सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है यहाँ पर, इसको समझने से पहले आप एक बात देखिए। जो क्लासिकल्स कहते हैं कि मज़दूर जो होते हैं दे डू नॉट सी द मॉनेटरी वेजेस, वो मज़दूरी दर को नहीं देखते बल्कि वो किसको देखते हैं, वो देखते हैं रियल वेजेस। एक तो होते हैं वेजेस और दूसरा होता है रियल वेजेस। रियल वेजेस क्या होते हैं, वेजेस तो होता है W और रियल वेजेस होते हैं W/P। W/P क्या है कि जितनी आपकी मजदूरी दर बढ़ गई उतना ही प्राइस लेवल बढ़ गया, और जितनी आपकी मजदूरी दर घट गई उतना ही प्राइस लेवल। रियल वेजेस क्या बताते हैं कि उस मजदूरी से आप सामान कितना खरीद पा रहे हैं। ठीक है, मजदूरी दर का मतलब है आप उस पैसे से सामान कितना खरीद पा रहे हैं। मान लीजिए आपको पहले 100 रुपये मिलते थे और अब 200 रुपये मिलने लगे, लेकिन अब क्या है, पहले कीमत जो है 10 रुपये थी, अब कीमत कितनी होगी, 20 रुपये। तो 100 रुपये में भी आप उतना ही सामान खरीद रहे थे, किसी भी चीज़ की 10 इकाइयाँ खरीद रहे थे, और 200 रुपये में भी आप क्या खरीद रहे हैं, 10 इकाइयाँ। तो यहाँ इसका मतलब है कि आपकी रियल वेजेस क्या है, कांस्टेंट है। सिर्फ आपकी मॉनेटरी टर्म्स के अंदर पैसा, आपकी सैलरी बढ़ी है, वास्तव में तो आप पहले जितना सामान खरीद पा रहे थे उतना ही अब खरीद पा रही हैं। तो ये होती है रियल वेजेस। रियल वेजेस का फार्मूला होता है W/P। ये मजदूरी है, ये प्राइस लेवल है कि जितना आपकी मजदूरी बढ़ी उतनी ही आपकी कीमतें बढ़ गई बाजार के अंदर। तो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ये मानते थे कि मजदूर जो होते हैं वो एक्चुअल में रियल वेजेस के हिसाब से मार्केट के अंदर मजदूरी की मांग करते हैं। उनकी जो डिमांड और सप्लाई होती है वो रियल वेजेस के हिसाब से होती है, ना कि आपकी मॉनेटरी वेजेस के हिसाब से। उनका ये मानना था कि डिमांड फॉर लेबर है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है रियल वेजेस के, और जो सप्लाई ऑफ लेबर होती है NS वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रियल वेजेस के। जब रियल वेजेस बढ़ती है तो सप्लाई ऑफ लेबर बढ़ जाती है, जब रियल वेजेस घटती हैं तो आपकी सप्लाई ऑफ लेबर जो है घट जाती है। उसके कॉन्ट्रेरी जो रियल वेजेस और मजदूरी दर का संबंध है, डिमांड फॉर लेबर का है। डिमांड लेबर की बढ़ेगी
जब उनकी मजदूरी दर कम होगी, और डिमांड लेबर की घटेगी जब उनकी मजदूरी दर ज़्यादा होगी। भाई लेबर महंगा हो गया तो उसको कम हायर करेंगे। और यहाँ पर मौद्रिक मजदूरी नहीं देखी जाएगी, बल्कि क्या देखी जाएगी, उनकी वास्तविक मजदूरी। मान लीजिए किसी समय पर आपकी संतुलन तो है, इस प्राइस और इस कीमत पर अर्थव्यवस्था के अंदर किसी भी कारण से जो W/P की रेशो बढ़ गई है, यानी कि W/P कब बढ़ेगा, जब W बढ़ गया, खाली W बढ़ गया, वेजेस बढ़ गई। तो वेजेस जब मजदूरी दर बढ़ेगी तो आपकी क्या होगी, सप्लाई ऑफ लेबर बढ़ जाएगी, डिमांड ऑफ लेबर पीछे रह जाएगी। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जो वेजेस की डिमांड, लेबर की जो डिमांड होती है वो वेज रेट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, और जो सप्लाई होती है वो वेज रेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो जब वेज रेट बढ़ती है, वेज रेट क्या है आपकी बढ़ रही है, तो आपकी सप्लाई ऑफ लेबर क्या हो जाएगी, इसकी वजह से सप्लाई ऑफ लेबर बढ़ जाएगी, और डिमांड क्या है वो घट जाएगी। डिमांड क्या हो रही है, वो घट के पीछे की तरफ चली गई और सप्लाई बढ़कर आगे की तरफ चली गई। तो इसका नतीजा क्या होगा, जब लेबर की सप्लाई यानी कि बाज़ार के अंदर काम करने वाले लोग ज़्यादा आ गए, बाज़ार में काम करने वाले लोग ज़्यादा आ गए, तो वो क्या करेंगे, भाई मुझे हायर कर लो, बेरोज़गारी हो गई ना। कि क्लासिकल्स यही तो कहते हैं कि बेरोज़गारी की समस्या जो है वो होती भी है तो वो थोड़े टाइम के लिए होती है, और वो अपने आप ठीक हो जाती है। कैसे ठीक हो जाती है कि मान लीजिए किसी समय विशेष पर मजदूरी दर बढ़ गई है, मजदूरी दर बढ़ते ही क्या हो जाएगा, आपकी सप्लाई ऑफ लेबर ज़्यादा हो जाएगी, डिमांड ऑफ लेबर कम हो जाएगी। तो ये क्या करेगी, ये कीमतों पर, मजदूर की मजदूरी दर पर क्या करेगी, दबाव डालेगी और वापस वेजेस को नीचे की तरफ धकेल देती है। सिंपल सी बात कहने की ये है कि यदि मान लीजिए अर्थव्यवस्था में किसी समय पर बेरोज़गारी की समस्या आती है, ये बेरोज़गारी है, सप्लाई इतनी और डिमांड इतनी, ये बेरोज़गारी है, तो वो कहता है कि कुछ समय के लिए मान लीजिए अर्थव्यवस्था के अंदर बेरोज़गारी आती भी है। नॉर्मली तो अर्थव्यवस्था यहाँ पर रहती है जहाँ पर डिमांड ऑफ लेबर इज़ इक्वल टू सप्लाई ऑफ लेबर होती है, लेकिन मान लीजिए कुछ समय के लिए किसी भी कारण से, किसी भी अपीवल की वजह से आपकी डिमांड जो है पीछे रह जाती है लेबर की और सप्लाई आगे चली जाती है, तो वो क्या करती है, वो वेजेस पर दोबारा असर डालती है और कीमतों को नीचे की तरफ धकेल देती है, और वापस इकोनॉमी इस पॉइंट पर आ जाती है, इस ई बिंदु पर। वो कहता है कि वेज को घटाकर, वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब कि ये वेज और प्राइस होते हैं, ये दोनों घटते बढ़ते रहते हैं, जो कि इस असंतुलन को ठीक करने का काम करते हैं। अब प्राइस कैसे बदलाव होगा, वो प्राइस जुड़ा होता है क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी से, ये वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी है। देखिए, द इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स, दिस फुल एम्प्लॉयमेंट, इफ द रियल वेज इज मेंटेन्ड एट ए हायर लेवल, W/P1 सप्लाई एक्सीड, ये वही चीज़ है जो मैंने आपको अभी समझाई है। इसके बाद आपको नीचे दिखा रखा है, इसको आप करें तो कर लें, अदरवाइज़ आप छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा हाई लेवल का हो जाता है कि असल में जब आपकी रियल वेजेस गिरती हैं तो आपकी नंबर ऑफ़ लेबर जो है वो ज़्यादा हायर क्यों की जाती है। ये मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर जो हमने किया था, मार्जिनल फिज़िकल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी जो हमने फर्स्ट ईयर में की, पिछले सेम में की थी, तो ये उसी का कंटिन्यूएशन है कि जब किसी भी साधन की सप्लाई बढ़ती है तो उसकी, जैसे जैसे हम किसी भी साधन की अधिकाधिक इकाई को अपनाते जाते हैं तो उसकी प्रोडक्टिविटी घटती जाती है। तो जब आपकी ये वेज रेट घटती है तो ज़्यादा लेबर को हायर किया जाता है, और ज़्यादा लेबर को जब हायर किया जाता है तो उसका नतीजा क्या होता है, उनकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी गिरती जाती है, और उनकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी गिरती है तो ऑब्वियसली है उनकी वेज रेट भी कम घटती चली जाती है। तो आप इसको डीप में मत जाइए, आप सिर्फ यहाँ तक वास्ता रखिए कि इस इक्वेशन का वास्ता रखिए कि वेज रेट के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और जब भी वेजेस घटती है, वेजेस मान लीजिए किसी समय पर बढ़ जाती है तो वो अर्थव्यवस्था के अंदर सेल्फ करेक्टिंग फोर्सेस होते हैं जो इसको वापस नीचे की तरफ ले आती हैं। अब बात आ जाइए रियल वेजेस, ये जो प्राइसेस हैं, ये प्राइसेस जो हैं इस रियल वेज को नीचे लाने के लिए जिम्मेवार रहते हैं। कैसे जिम्मेवार रहते हैं, देखिए क्लासिकल जो मॉडल है एम्प्लॉयमेंट का,
वो कहता है कि मनी वेज और रियल वेज दोनों एक दूसरे के साथ डायरेक्टली जुड़ी हुई है और प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है कि जब मनी वेज में कमी होती है तो रियल वेजेस भी कम हो जाती है। जब ये W कम होता है तो ये रेशो भी कम हो जाएगी, ये कम हो जाएगा, ये कम हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर बड़ा हो जाएगा और ये पूरी रेशो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और जब ये W बढ़ता है तो न्यूमरेटर बढ़ेगा तो W/P की रेशो भी बढ़ जाती है। तो कहता है कि ये रियल वेजेस घटती हैं और एम्प्लॉयमेंट जो है होता है वो रियल वेजेस के आधार पर डिमांड किया जाता है। जब रियल मनी वेजेस घटती हैं तो रियल वेजेस भी घटेंगी, रियल वेजेस घटेंगी तो आपकी और एम्प्लॉयमेंट को हायर किया जाता है। एंड रिड्यूसेस अनएम्प्लॉयमेंट, ज़्यादा लेबर को हायर करना मतलब कि अनएम्प्लॉयमेंट को कम करना। और फाइनली ये क्या करेंगे, ये जो बेरोज़गारी आई थी, ये इतनी बेरोज़गारी आई थी, ये वापस से क्या हो जाती है, रोज़गार को बढ़ा देती है रियल वेजेस। ठीक है। अब जो प्राइसेस होते हैं, द रिलेशनशिप, ये डायरेक्टली कैसे रिलेटेड होती हैं, ये कैसे मॉनेटरी वेजेस के बढ़ने पर रियल वेजेस कैसे बढ़ती हैं और मॉनेटरी वेजेस के घटने पर रियल वेजेस कैसे घटती हैं, ये असल में किस पर डिपेंड करता है, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। ठीक है। क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, अब हमारा सेकंड पार्ट शुरू हो गया। क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी क्या कहती है, ये इरविंग फिशर ने दी थी, जो हमने पिछली बार की भी थी, इरविंग फिशर की क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। ये क्या कहती है, ये कहती है कि इकोनॉमी के अंदर जो मनी होती है वो असल में न्यूट्रल होती है, उसका इकोनॉमी के ऊपर आउटपुट बढ़ाने में और एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने में कोई रोल नहीं होता। और MV=PT, ये एक बड़ी फेमस इसकी स्टेटमेंट थी। इनका क्या मानना था कि जैसे ही बाज़ार के अंदर मनी सप्लाई को बढ़ाया जाएगा, कौन बढ़ाएगा, रिज़र्व बैंक ने ज़्यादा नोट छाप दिए, केंद्रीय बैंक सप्लाई करता है, तो जैसे ही इकोनॉमी के अंदर इस मनी सप्लाई को M को बढ़ाया जाता है तो सीधा सीधा प्राइस लेवल बढ़ जाता है लोगों की पॉकेट में। क्यों कहते हैं कि मनी सप्लाई को जैसे ही बढ़ाते हैं, लोगों की पॉकेट में ज़्यादा पैसा डालते हैं, तो वो बाज़ार में जाकर पहले की तुलना में ज़्यादा मांग करेंगे। लेकिन क्या होता है कि जब वो मनी सप्लाई, V और T आपके काम नहीं करते, V जो है वेलोसिटी ऑफ मनी होता है, T होता है नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन, तो ये दोनों कांस्टेंट टर्म होती है। यहाँ पर जो मेन इक्वेशन है वो इक्वेशन है ये कि प्राइस लेवल इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मनी सप्लाई। मनी सप्लाई बढ़ेगी तो प्राइस लेवल भी बढ़ जाएगा, मनी सप्लाई घटेगी तो प्राइस लेवल भी घट जाएगा। इसका क्या मतलब है कि मान लीजिए बाज़ार के अंदर जो रिज़र्व बैंक है पहले जो है 1000 रुपये डाल रहा था और अब उसने क्या किया, 2000 रुपये डाल दिए। तो वो कहता है कि इकोनॉमी के अंदर पहले लोगों के पास 1000 रुपये खर्च करने के लिए थे, अब 2000 रुपये हो गए हैं। लेकिन बाज़ार के अंदर क्या होता है कि सामान तो है नहीं, हमने ऊपर पढ़ा क्यों नहीं है सामान, क्योंकि इकोनॉमी ऑलरेडी किस पर काम कर रही है, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर। किस पर काम कर रही है, वो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर काम कर रही है। फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल का मतलब यह है कि वहाँ पर उत्पादन क्षमता अपने मैक्सिमम लेवल तक है, उस उत्पादन को आगे बढ़ाया ही नहीं जा सकता। जब उत्पादन को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता तो इसका क्या अर्थ है, उत्पादन को बढ़ाया नहीं जा सकता, मांग बढ़ रही है सामान की, सामान उतना ही है, पहले भी 10 इकाइयाँ थी, अभी भी 10 इकाइयाँ हैं, लेकिन लोगों के पास पहले 1000 रुपये थे, अब 2000 हो गए। तो वो जो वस्तुएं होती हैं उन्हीं की कीमत उसी अनुपात में बढ़ जाती हैं। जितनी मनी बढ़ी है, मनी सप्लाई जो है डबल हो गई है, तो प्राइस लेवल भी क्या हो जाएगा, वो भी डबल हो जाएगा। ये दुगना हो गया तो ये भी क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। तो मनी सप्लाई का कहने का मतलब ये है कि मॉनेटरी पॉलिसी, रिजर्व बैंक मॉनेटरी पॉलिसी के माध्यम से मनी सप्लाई को घटाकर या बढ़ाकर इकोनॉमी के अंदर एम्प्लॉयमेंट को नहीं बढ़ा सकता, क्योंकि उसका सिर्फ कितना होता है कि जब मनी सप्लाई बढ़ेगी तो प्राइस लेवल बढ़ जाएगा और मनी सप्लाई घटेगी तो प्राइस लेवल घट जाएगा। इस बात को वो डायग्राम से एक्सप्लेन करते हैं। ये रहा,
ये देखिए, यहाँ से देखिए क्वांटिटी। वैलिडिटी ऑफ सेज लॉ इन मनी इकोनॉमी आल्सो डिपेंड ऑन द क्लासिकल थ्योरी ऑफ क्वांटिटी थ्योरी विच स्टेट्स MV is equal to PT, where MV, PT are supply of money, velocity of money, price level, value, volume of transaction. The equation tells the money supply MV is equal to total value of the output PT, assuming V velocity of money, T total output to be constant. ये कांस्टेंट होती हैं। ए चेंज इन द सप्लाई ऑफ मनी काजेज प्रोपोर्शनल चेंज, ये है इसके स्टेटमेंट, प्रोपोर्शनल चेंज इन द प्राइस लेवल। दिस इज बेस्ड ऑन द अजम्पशन दैट मनी एक्ट एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। देखो ये देखिए कि आउटपुट लेवल जो है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस के पैरेलल होने का मतलब क्या है कि आउटपुट जो है वो फिक्स रहेगी। ठीक है, आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। आप इसको कर सकते हैं कि जो सप्लाई है, एग्रीगेट सप्लाई है, वो आपकी फिक्स लेवल पर है। ठीक है, और इधर क्या है, यहाँ पर आपका प्राइस लेवल है और यहाँ पर क्या है, आपकी आउटपुट है। फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है, आउटपुट आप बढ़ा नहीं सकते, मैक्सिमम रिसोर्सेज हैं। जब आपने मनी सप्लाई बढ़ाया तो पहले एग्रीगेट डिमांड AD1 थी। डिमांड कर्व आपको पता है लेफ़्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोप होता है। तो आपका पहले डिमांड इतनी थी और ई लेवल पर आपकी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पे थी। यहाँ पे डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई एक दूसरे के बराबर, और यहाँ पर आपका लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट है। ये आपकी नेशनल आउटपुट है, या फिर इसको मैंने आपको बताया था आउटपुट और नेशनल इनकम दोनों एक ही बराबर होती है। अब क्या है, जब आपने मनी सप्लाई बढ़ा दी, लोगों की पॉकेट में पैसा डाल दिया, तो अब वो क्या करेंगे, बाज़ार में जाकर ज़्यादा डिमांड करेंगे और एग्रीगेट डिमांड कर्व आपका AD1 से शिफ्ट होकर AD2 हो जाता है। डिमांड कर्व लेफ़्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोप ही होता है। अब जब लोग ज़्यादा डिमांड करेंगे तो इक्विलिब्रियम E1 से शिफ्ट होकर E2 हो जाएगा। तो पहले आपका प्राइस लेवल P1 होता है और जितनी आपने मनी सप्लाई बढ़ाई है उसी अनुपात में आपका प्राइस लेवल P2 पर बढ़ जाता है। आउटपुट में कोई चेंज नहीं होता, क्योंकि पहली ही अजम्पशन है कि इकोनॉमी के अंदर हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन पाई जाती है। फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन क्यों पाई जाती है इकोनॉमी के अंदर? JB सेज का हमने नियम पढ़ा था। JB सेज ने कहा कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। सप्लाई क्या करती है, अपनी मांग स्वयं पैदा करती है। और इसी बात को आगे वो कहते हैं कि व्हाट इज़ नॉट स्पेंट इज सेव्ड विच इज़ ऑटोमेटिकली इन्वेस्टेड। इस बात को सप्लाई और डिमांड और सप्लाई हमेशा एक दूसरे के बराबर रहती हैं और वो हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर होती हैं। अगर वो हटती भी हैं तो वो वापस सेल्फ जनरेटिंग फोर्सेज जो हैं दोबारा सेविंग और इन्वेस्टमेंट की इक्वलिटी के द्वारा दोबारा से फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर चली जाती हैं। कैसे चली जाती हैं? उनका ये मानना था कि जैसे इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होती है, एग्रीगेट डिमांड C+I होती है और एग्रीगेट सप्लाई जो है C+S होती है। C से C कट गया तो हमेशा सेविंग और डिमांड इधर है ना, तो इन्वेस्टमेंट और सेविंग हमेशा क्या होती है, एक दूसरे के बराबर होती हैं। जो बात मैंने यहाँ बताई थी, इसी बात को दूसरे तरीके से इन्वेस्टमेंट सेविंग इक्वलिटी के द्वारा दर्शाया जा सकता है। कैसे? क्लासिकल्स का ये मानना था, देखो हमारी इक्वेशंस करते चलो, आपकी ये एक इक्वेशन है, ये दो इक्वेशन है, ये आपकी तीसरी इक्वेशन है, ये आपकी चौथी इक्वेशन है। ठीक है, सॉरी एक इक्वेशन और यहाँ पर रहेगी कि लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट कहाँ पर, आउटपुट लेवल कहाँ निर्धारित होगा, जहाँ डिमांड, लेबरों की डिमांड और लेबर की सप्लाई एक दूसरे के बराबर होगी। ये तीसरी है, ये चौथी है और ये पांचवी है। टोटल 7 इक्वेशन है इसकी। ठीक है, तो ये पांचवी इक्वेशन क्या कहती है? पांचवी इक्वेशन कहती है कि एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होता है। ये C+I C+S I = S होता है। क्यों होता है? क्लासिकल्स का ये मानना था कि लोग जो भी इनकम अर्न करते हैं वो C+S में करते हैं, या तो वो खर्च कर देते हैं या फिर उसको बचा कर रख लेते हैं। लेकिन क्लासिकल्स का ये मानना था कि ये जो बचत की जाती है सिर्फ़ और सिर्फ किस लिए की जाती है? इन्वेस्ट करने के लिए की जाती है।
मुनाफा कमाने के लिए। और उनका ये मानना था कि ये जो सेविंग होती है ये आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट का डायरेक्ट फंक्शन होती है। इसका मतलब क्या है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता है तो सेविंग भी बढ़ जाती है। लोग मुनाफा कमाने के लिए, ब्याज के रूप में पैसा कमाने के लिए पहले से ज़्यादा सेविंग करना शुरू कर देते हैं, और जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है तो सेविंग भी कम हो जाती है। यानी कि ये आपकी छठी इक्वेशन है कि सेविंग इज़ अ फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। और सातवीं इक्वेशन है कि जैसे आपकी सेविंग इन रेट ऑफ इंटरेस्ट के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, इन्वेस्टमेंट जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इन्वेस्टमेंट मतलब कि मैं पैसा उधार लेती हूँ निवेश करने के लिए, तो जब आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता है तो मैं क्या करती हूँ, पहले की तुलना में कम निवेश के लिए पैसा उधार लेती हूँ। और जब रेट ऑफ इंटरेस्ट ये आर है, जब ये आर घटता है तो मैं, यानी कि लोन जब सस्ते हो जाते हैं तो मैं पहले की तुलना में ज़्यादा पैसा उधार लूँगी, यानी कि निवेश मांग मेरी बढ़ जाएगी। तो वो कहता है कि इकोनॉमी के अंदर ये जो ब्याज की दर होती है, ये ब्याज की दर हमेशा इन्वेस्टमेंट और सेविंग को एक दूसरे के बराबर रखती है। सेविंग कर्व होता है लेफ़्ट टू राइट अपवर्ड स्लोप, और इन्वेस्टमेंट कर्व होता है लेफ़्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोप। वो कहता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कहाँ निर्धारित होगा, जहाँ सेविंग और इन्वेस्टमेंट एक दूसरे के बराबर हो। ठीक है। और यहाँ पर ये जो लाइन है ये क्या बताती है, ये बताती है सेविंग और इन्वेस्टमेंट की इक्वलिटी। इस पॉइंट पर सेविंग और इन्वेस्टमेंट एक दूसरे के बराबर होते हैं। अब मान लीजिए किसी भी पॉइंट पर किसी भी वजह से आपका इन्वेस्टमेंट शिफ्ट हो जाता है, आगे की तरफ बढ़ जाता है, इन्वेस्टमेंट बढ़ जाता है। इन्वेस्टमेंट बढ़ने का मतलब क्या है कि लोग पहले से ज़्यादा उत्पादन करना शुरू कर दें, इन्वेस्टमेंट डिमांड। ठीक है, देखिए प्रोसेस स्टार्ट कहाँ से होगा, द टू कर्व्स इंटरसेक्ट इफ़ देयर इज़ एन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। इंक्रीज़ इन इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि आपने उत्पादन बढ़ा दिया, उत्पादन में निवेश मान लीजिए किसी भी समय पर आपने ज़्यादा कर दिया, तो इन्वेस्टमेंट करने की वजह से क्या होगा, आपका आई कर्व जो है आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका ई बिंदु से शिफ्ट होकर, आर बिंदु से शिफ्ट होकर R1 पर चला जाता है। R1 पर जाने का मतलब क्या है कि आपकी सेविंग और जो है सेविंग इन्वेस्टमेंट इक्वलिटी आगे की तरफ चली गई। लेकिन वो कहता है कि जब आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट OR से बढ़कर, ये वाली जो लाइन रेट ऑफ इंटरेस्ट तो आपका यहाँ पर ही रहेगा। वो कहता है कि ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है R टाइम के लिए, यहाँ पर क्या चला जाएगा, ये ई डैश बिंदु पर चला जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट सेविंग कर्व SS अपनी जगह पर रहता है, और जब इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज़ होती है तो इक्वलिटी मेंटेन करने के लिए सेविंग और इंटरेस्ट रेट इन्वेस्टमेंट में रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़कर E से बढ़कर E1 पर चला जाएगा। ठीक है, और इस इंटरेस्ट इस पर बोथ सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों इक्वल हो जाएंगी। कहाँ पर, OA की बजाय OB पर। वो कहता है कि OA से जाकर आपकी इक्वलिटी OB पर हो जाएगी, लेकिन ये वापस घूमकर ये वापस इसी E लेवल पर आएगी। क्यों लेवल पर आएगी, क्योंकि क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी है। आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दिया, आपका उधर से क्या हो जाएगा, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी की वजह से जैसे ही आपकी इकोनॉमी के अंदर इन्वेस्टमेंट बढ़ी है, इन्वेस्टमेंट बढ़ते ही लोगों की पॉकेट में इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा कहाँ से आएगा, ये जो मनी सप्लाई बढ़ती है यही तो पैसा इन्वेस्टमेंट का है। तो मनी सप्लाई जैसे ही बढ़ती है आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ जाती है, और इन्वेस्टमेंट बढ़ते ही मनी सप्लाई असल में क्या है, वो इन्वेस्टमेंट के रूप में बढ़ती है। डिमांड है ना, डिमांड क्या बढ़ेगी, या तो C बढ़ेगी या I बढ़ेगी। मनी सप्लाई बढ़ाते ही आपकी इकोनॉमी के अंदर क्या होती है, I बढ़ जाती है, और I बढ़ने का नतीजा क्या होगा, केवल और केवल प्राइस लेवल के अंदर इंक्रीज़ होता है। और प्राइस लेवल इंक्रीज़ होने का मतलब क्या है कि सेविंग रेट वापस नीचे की तरफ आ जाएगा।
जब आपकी इनकम जो है वो जब आपकी प्राइस लेवल जो है वो बढ़ जाएगी। ये डायग्राम है आपका, ये देखिए। ये मैंने डायग्राम इस तरीके से आपको करवाया है, ये वाला डायग्राम, ठीक है। तो वो कहता है कि जब प्राइस लेवल, ये नीचे वाला डायग्राम मैंने आपको नहीं करवाया है, वो कहता है कि जैसे ही ये प्राइस लेवल बढ़ता है, प्राइस लेवल यहाँ से यहाँ आउटपुट आपकी कांस्टेंट रहती है, मनी सप्लाई बढ़ती है, तो प्राइस लेवल आपका प्राइस लेवल आपका P से बढ़कर P1 चला जाता है और W इधर से W1। मतलब कि आपकी इकोनॉमी के अंदर साधनों को भी जो कि फैक्ट्री इनकम बनेगी, मनी सप्लाई बढ़ने का मतलब है इन्वेस्टमेंट बढ़ाई। देखिए इसको ब्रीफ में समझ सकते हैं इसको हम कि प्रोसेस शुरू कहाँ से होगा, मनी सप्लाई बढ़ाई। मनी सप्लाई बढ़ाने से क्या होगा, आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ गई। इन्वेस्टमेंट बढ़ने का मतलब क्या है, आप पहले से ज़्यादा फैक्ट्री प्रोडक्शंस को हायर करोगे, आप ज़्यादा उत्पादन करोगे, ज़्यादा फैक्ट्री इनकम दोगे। फैक्ट्री इनकम का मतलब क्या है कि लोगों के पॉकेट में पैसा डाल दिया और वो क्या करेंगे, एग्रीगेट डिमांड को बढ़ा देंगे। लेकिन एग्रीगेट डिमांड बढ़ने से इकोनॉमी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इकोनॉमी के अंदर केवल और केवल क्या होगा, प्राइस लेवल इंक्रीज़ हो जाएगा। प्राइस लेवल इंक्रीज़ होने का यहाँ पर ये जो इन्वेस्टमेंट बढ़ी है, इन्वेस्टमेंट किस रूप में बढ़ेगी, लेबर मार्केट के अंदर ज़्यादा लेबर को हायर करने में। लेबर मार्केट के अंदर जो लेबर की डिमांड है वो बढ़ जाएगी, जो हमने यहाँ पर की, ठीक है। लेबर के अंदर हमने लेबर की डिमांड को बढ़ाया, तो उसके नतीजे में क्या होगा, हमारी लेबर मार्केट के अंदर भी तो ऐसे ही काम कर रहा है ना। ये लेबर की डिमांड है और ये लेबर की सप्लाई है, NS, ठीक है। जैसे ही इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, लेबर की डिमांड बढ़ जाती है। ये लाइन नहीं आएगी, हमारी मजदूरी दर W से बढ़कर W1 पर चली जाएगी। लेबर की जो मजदूरी दर है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, लेबर की जब डिमांड बढ़ती है। और जब लेबर की डिमांड बढ़ती है तो इसका नतीजा क्या होता है, आपकी मजदूरी दर ऊपर जाना। मजदूरी दर ऊपर जाने का मतलब है लेबर की सप्लाई का बढ़ जाना और लेबर की डिमांड का घट जाना। और फिर क्या होगा, मार्केट के अंदर बैकवर्ड फोर्सेस लग जाते हैं, वो वापस इसको नीचे की तरफ गिरा देते हैं। क्यों, ये ऐसा क्यों होता है, लेबर की सप्लाई तो मॉनेटरी वेजेस बढ़ गई इसलिए, लेकिन इसके साथ साथ क्या होगा, दूसरी तरफ एग्रीगेट डिमांड बढ़ गई और उससे प्राइस लेवल बढ़ गया। प्राइस लेवल बढ़ गया तो W/P क्या रहता है, W बढ़ा था तो साथ के साथ क्या होगा, प्राइस भी बढ़ गया। W कहाँ बढ़ा था, W यहाँ बढ़ा था जब ये इन्वेस्टमेंट बढ़ी थी और इन्वेस्टमेंट के कारण वेजेस बढ़ी। वेजेस बढ़ी तो उनकी मार्केट में जाकर एग्रीगेट डिमांड बढ़ी, एग्रीगेट डिमांड बढ़ी तो वापस उससे क्या हो गया, प्राइस लेवल बढ़ गया। तो ये क्या है, वेज और प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी। वेज बढ़ता है तो प्राइस लेवल भी बढ़ जाता है, वेज घटता है तो प्राइस लेवल भी घट जाता है। तो कहता है कि ये रेशो हमेशा क्या रहती है, कॉन्स्टेंट रहती है। कॉन्स्टेंट कब रहेगी, जब W बढ़ेगा, जब P भी बढ़ जाएगा, और जब W घटेगा तो P भी घट जाएगा। इनका ये मानना था क्लासिकल्स का, जब कीमतें बढ़ती हैं तो मजदूरी भी बढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं है, और जब कीमतें घट जाएं तो मजदूरी को घटा दो, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि जो मजदूर होता है, लेबर होती है, उसके अंदर वो हमेशा किसको देखता है, वास्तविक मजदूरी को देखता है, वो मौद्रिक मजदूरी को नहीं देखता, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर इसने कहा है कि क्लासिकल थ्योरी एम्प्लॉयमेंट फाइनल वर्जन पीगू इसको कहते हैं कि लेबर मार्केट के माध्यम से ये काम करती है फ्री कंपटीशन में, जहाँ पर इकोनॉमिक सिस्टम में ऑटोमेटिकली फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल होता है। अगर अनएम्प्लॉयमेंट आती है, द रिजिडिटी ऑफ वेज स्ट्रक्चर एंड इंटरफेरेंस इन द वर्किंग फोर्स ऑफ फ्री मार्केट इकोनॉमी व्हेन द स्टेट इंटरवेंशन, ये आपके पढ़ने की है नहीं है, यहाँ से आ जाइए। फिर मान लीजिए गवर्नमेंट बीच में इंटरफेयर करती है तो ये रुक जाएगा, लेकिन गवर्नमेंट जब फ्री होती है, गवर्नमेंट इसमें कोई छेड़खानी नहीं करती, तो उसका नतीजा क्या होता है, वर्क फ्रीली, द मैनिपुलेशन ऑफ वेज रेट
वेज रेट के अंदर घटोतरी होकर वापस से फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल आ जाता है। यहाँ पर हमने देखा ना कि वेज रेट घट जाती हैं, ये देखा हमने यहाँ पर देखा कि वेज रेट में घटोतरी के द्वारा हम दोबारा से फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर पहुँच जाते हैं। तो ये आपकी थ्योरी जो है वो कंप्लीट हो गई है। 80 आ गई, ये पूरा का पूरा आपका यहाँ पर आ गया। वो कहता है कि क्या फिर इस हिसाब से तो हम जीडीपी को बढ़ा ही नहीं सकते, क्योंकि आउटपुट लेवल है, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है। तो क्लासिकल्स कहते हैं कि नहीं, हम बढ़ा सकते हैं। किसके द्वारा? या तो हमारे संसाधन बढ़ जाएं, कैपिटल स्टॉक बढ़ जाए, पॉपुलेशन बढ़ जाए, या फिर टेक्नोलॉजिकल हम इनोवेशंस कर लें, उन्हीं संसाधनों में हम पहले की तुलना में ज़्यादा उत्पादन कर लें, तो हम हमारी जीडीपी को, आउटपुट को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी थ्योरी कंप्लीट हो गई है। ये आपकी 7 इक्वेशंस है और ये आपस में एक दूसरे के साथ काम करती हैं। मनी मार्केट से शुरू होती हैं और किस प्रकार से ये बाकी मार्केट को अफेक्ट करती हैं। इसके बाद इसका आपका अगला जो टॉपिक आ गया है वो टॉपिक है क्रिटिसिज्म ऑफ क्लासिकल थ्योरी। क्लासिकल थ्योरी का जो क्रिटिसिज्म है, ये आपकी समरी दी हुई है ब्रीफ में। ठीक है, तो आप इस समरी को पढ़ लें, यहाँ से यहाँ तक है, आधे पेज की है। आप इसको इंग्लिश मीडियम वाली लड़कियां हैं वो तो इसको यहाँ से पढ़ लें। हिंदी मीडियम वाली लड़कियों के लिए 1-2 दिन में मैं कॉलेज जाऊँगी और मेरे को वो एक्चुअल में टीचर्स नहीं आ रहे ना, तो मेरे को कॉमर्स की एम कॉम की है फाइनल ईयर की बुक, वो हिंदी मीडियम में मुझे बुक नहीं मिल रही है। और मेरे पास जो थी वो सेकेंड ईयर की लड़कियाँ लेकर गई थी, वो उन्होंने अभी दी नहीं है। तो चलो वो जैसी देती है मैं आपको अवेल करवा दूँगी। ये इसमें समरी है और ये सिंपल इंग्लिश है। आप ग्रेजुएशन के स्टूडेंट है तो इसको पढ़ सकते हैं और आप इसको करके और इसको स्टडी करें। क्लासिकल थ्योरी का नोट्स आप तैयार कर लें प्लीज़। इसकी जो क्रिटिसिज्म है, इसका क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ क्लासिकल थ्योरी आता है और आपको 2-2 नंबर में क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, सेज लॉ, इससे रिलेटेड आ सकते हैं। तो आपके जितने भी क्वेश्चन मैं पेपर के बीच में बताती हूँ, वीडियो के बीच में बताती हूँ, आप प्लीज़ वो क्वेश्चंस ज़रूर लिख लें। और जैसे ही आपका गर्ल्स रेगुलर कॉलेज शुरू होंगे, मैं असाइनमेंट की जगह पर आपके यही रजिस्टर देखने वाली हूँ। जो क्वेश्चंस और जो नोट्स मैं आपको बनाने के लिए हर वीडियो के अंदर बता रही हूँ, 2 नंबर का है, 16 नंबर का है, तो मैं असाइनमेंट की आपकी इंटरनल असेसमेंट इन्हीं क्वेश्चंस और इन्हीं नोट्स को देखकर करूँगी कि किस लड़की ने कैसा लिखा हुआ है, साथ के साथ बनाए हैं या नहीं बनाए हैं। ओके, थैंक यू। और इसका क्रिटिसिज्म जो है हम नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा केन्जियन थ्योरी का, उसके साथ करेंगे।